नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास कक्षा 6 का पहला अध्याय, इतिहास से क्या, क्यों और कैसे। इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इतिहास क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं और इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। कभी सोचा है कि उन लोगों की जिंदगी कैसी रही होगी जो लाखों साल पहले रहते थे? उन्होंने कोई किताब या डायरी तो छोड़ी नहीं, तो फिर हमें उनके बारे में पता कैसे चलता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल, है ना? ये कोई सीधी सादी हिस्ट्री की क्लास नहीं है, ये तो एक जासूसी कहानी की तरह है। हम उन सुरागों को कैसे ढूंढ निकालते हैं जो हजारों लाखों साल पहले समय की धूल में कहीं खो गए थे। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि हमारे पूर्वज जो सुराग पीछे छोड़ गए हैं, उन्हें ढूंढा और पढ़ा कैसे जाए। कमाल की बात यह है कि ये सुराग हमारे आसपास ही छिपे हैं, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए। तो आखिर ये सुराग है क्या? देखिए, जो इतिहास के जासूस होते हैं, मतलब इतिहासकार और पुरातत्वविद, वो ज्यादातर दो तरह के सबूतों पर भरोसा करते हैं। यही सबूत हमें अतीत की एक झलक दिखाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला सुराग है पांडुलिपि। असल में ये हाथ से लिखी गई किताबें होती थीं। पता है, अंग्रेजी का शब्द मैन्युस्क्रिप्ट भी लैटिन के मानो से आया है, जिसका मतलब ही होता है हाथ। और ये लिखी किस पर जाती थी? या तो ताड़ के पत्तों पर, या फिर हिमालय में मिलने वाले एक खास पेड़ भोज की छाल पर, जिसे भोजपत्र भी कहते। और इन पांडुलिपियों में मिलता क्या था? अरे, उस जमाने की जिंदगी की पूरी झलक। मतलब धार्मिक मान्यताएं क्या थीं, राजा महाराजा कैसे रहते थे, यहाँ तक कि दवाइयों और विज्ञान के बारे में भी लिखा होता था। और भाषाएं, संस्कृत, प्राकृत, जो उस वक्त आम लोगों की भाषा थी, और तमिल, इन सभी में ये मिलती हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे और बहुत जरूरी सुराग पर, अभिलेख। अब ये क्या है? ये हैं वो लिखावटें जो पत्थर या धातु जैसी किसी सख्त चीज पर खोदी जाती थी। और ऐसा क्यों करते थे? ताकि ये बहुत लंबे समय तक टिक सके और मिटे नहीं। तो फिर इन दोनों में मेन फर्क क्या हुआ? सीधा सा है, पांडुलिपियां, जैसा हमने देखा, ताड़ के पत्ते जैसी नाजुक चीजों पर हाथ से लिखी जाती थी। वहीं अभिलेख वो पत्थर या मेटल पर उकेरे जाते थे। मतलब एक नाजुक और दूसरा एकदम पक्का मजबूत। तो सवाल ये है कि इन सुरागों की पड़ताल करता कौन है? मिलिए अतीत के जासूसों से। एक तरफ हैं पुरातत्वविद, जो पुरानी चीजों और खंडरों की स्टडी करते हैं, और दूसरी तरफ हैं इतिहासकार, जो इन सारे सुरागों को एक एक करके जोड़कर अतीत की पूरी कहानी बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमें सुरागों के बारे में पता चल गया है। तो अब हम अपने पहले सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। कहाँ? मतलब उस जमाने में लोग आखिर बसे कहाँ थे? चलिए देखते हैं ये सबूत हमें कहाँ लेकर जाते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है मध्य भारत में नर्मदा नदी के किनारे से। सबूत हमें यहीं ले जाते हैं। ये उन सबसे पहली जगहों में से एक है जहाँ कई लाख साल पहले इंसान के रहने के निशान मिलते हैं। तो नर्मदा के किनारे ये लोग करते क्या थे? देखिए, वे बड़े ही कुशल संग्राहक थे। मतलब उन्हें पता था कि जंगल से खाने के लिए क्या क्या इकट्ठा करना है, जैसे जड़ें, फल और भी बहुत कुछ। और हाँ, वो जानवरों का शिकार भी करते थे। उनकी जिंदगी कह सकते हैं पूरी तरह से नेचर पर ही डिपेंडेंट थी। चलिए अब नर्मदा से निकलकर थोड़ा उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की तरफ, क्योंकि यहाँ मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी बदलाव होने वाला था। हुआ ये कि करीब 8000 साल पहले यहीं पर लोगों ने पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। और इसका नतीजा, वे एक जगह टिककर गांवों में रहने लगे। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव रहा होगा। पर खेती-बाड़ी का ये कमाल सिर्फ एक ही जगह नहीं हो रहा था। अब जरा नक्शे पर दूसरी तरफ चलते हैं, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों की तरफ। यहाँ भी कृषि धीरे धीरे विकसित हो रही थी। हाँ, इन इलाकों में भी खेती ने जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। और एक बहुत ही जरूरी बात, सबसे पहले चावल उगाने के जो सबूत मिले हैं, वो विंध्य के उत्तरी इलाके में मिले हैं। इससे पता चलता है कि कैसे अलग अलग जगहों पर लोग अपने माहौल के हिसाब से अलग अलग फसलें उगाना सीख रहे थे। तो कहाँ का जवाब तो हमें मिल गया। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, कब? इन सारी घटनाओं को एक सही क्रम में, एक टाइमलाइन पर रखना बहुत जरूरी है,
तभी तो हम समझ पाएंगे कि इतिहास ने कैसे करवट ली। अब जरा तारीखों को समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जब हम बीसी या ईसा पूर्व कहते हैं तो इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। इसमें गिनती उल्टी चलती है, मतलब 200 बीसी 100 बीसी से पहले आया। और एडी या ईस्वी का मतलब है उनके जन्म के बाद का समय, जिसमें गिनती सीधी चलती है, जैसे हम आज करते हैं। तो चलिए इस सब को एक टाइमलाइन पर रखकर देखते हैं। सबसे पहले करीब 8000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई। फिर कहानी आगे बढ़ी और करीब 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे पहले शहर बसे, और उसके भी काफी बाद लगभग 2500 साल पहले गंगा घाटी में मगध जैसे बड़े बड़े शहर और साम्राज्य बने। तो हमने कहाँ और कब की बात कर ली, पर एक और बहुत दिलचस्प सवाल है, क्या मतलब हमारे देश का नाम इंडिया और भारत, ये नाम आखिर आए कहाँ से? यकीन मानिए इन नामों की कहानी भी हमारे अतीत में ही छिपी है। पहले बात करते हैं इंडिया की। ये नाम आया इंडस नदी से, जिसे संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। अब हुआ ये कि कई हजार साल पहले जब ईरान और ग्रीस से लोग यहाँ आए तो वो स को ह या ई बोलते थे, तो सिंधु बन गया हिंडोस या इंडोस, और बस इसी नदी के पूर्व का जो पूरा इलाका था वो इंडिया कहलाने लगा। और भारत नाम, ये नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक कबीले या समूह के लिए इस्तेमाल होता था, और इसका जिक्र हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में भी मिलता है। वक्त के साथ यही नाम धीरे धीरे पूरे देश के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो देखा जाए तो अतीत की ये पूरी कहानी एक बड़ी सी पहेली की तरह है, जिसे हम छोटे छोटे अनगिनत सुरागों से जोड़कर बनाते हैं। हर सुराग हमें ये समझने में मदद करता है कि हम पहले क्या थे और आज जो है वो वैसे क्यों है। ये कहानी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। लेकिन एक बात याद रखिए, आज हमने जो भी जाना वो तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। जरा सोचिए, हमारा ये विशाल अतीत अपने अंदर न जाने और कितने राज, कितनी ही अनसुनी कहानियां छिपाए बैठा है, जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोज निकाले।